चलिए, जो बच्चे नई क्लासेस होगी तो उसको पुरानी क्लासेस देखनी होगी, तब जाके थोड़ा समझ में आना स्टार्ट होगा। पुरानी क्लासेस का मतलब मैं बता दूं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए पुरानी क्लासेस नहीं भी देखोगे तो कर सकते हो, लेकिन जो ईबीआईटी वाले करोगे ना चैप्टर, उसके लिए आपको लीवरेज देखना जरूरी है, क्योंकि मैंने उसको कनेक्ट करके ही करवाया, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। तो सर चलिए, अगला टॉपिक, अगली कहानी किसकी? केपी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर या प्रेफरेंस शेयर की बात करते हैं। अगर मैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर या प्रेफरेंस शेयर की बात करूं तो इसको एब्रिविएशन के पॉइंट में क्या कहेंगे हम? इसको हम कहेंगे केपी। के स्टैंड फॉर क्या होता है? के हम यहां पे कॉस्ट से डिनोट करेंगे। इसके अंदर अगेन रियल लाइफ में तो अब गवर्नमेंट ने, एमसीए ने, कंपनीज एक्ट ने बोल दिया है इररिडीमेबल ना तो डिबेंचर इशू करना तुम, और ना ही प्रेफरेंस शेयर करना। लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर पुरानी बातें चली आ रही है, क्वेश्चन इस बेसिस पे पूछा जाता है, तो हमारा रिडीमेबल और इरिडीमेबल दोनों पॉइंट को पढ़ना पड़ेगा सिलेबस के हिसाब से। तो अगेन कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो ये दो हो सकते हैं हमारे। सर कौन कौन से दो हो सकते हैं? एक हो सकता है हमारा इरिडीमेबल, और एक हो सकता है रिडीमेबल। सर दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क वही है जो कि क्या था हमारे डिबेंचर वाले में, इसके पैसे रिटर्न नहीं करने, रिडीमेबल वाले के पैसे रिटर्न करने हैं। अब प्रेफरेंस डिविडेंड पे ना एक पॉइंट आया करता था, वो था डिविडेंड टैक्स। और जिसको हम कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स भी बोल देते थे, और शॉर्ट फॉर्म में मैं कई बार बोल चुका हूं सीडीटी। तो ये पार्ट ना हमारा हट चुका है सिलेबस से। तो अगर क्वेश्चन में कई बार बच्चा प्रैक्टिस करता है, 10 ईयर करता है, या पुरानी बुक उठा लेता है, लाइब्रेरी में कॉलेज पढ़ते हैं, पुरानी बुक उठाए चलो क्वेश्चन देख लेते हैं, तो वहां पे आपको सीडीटी वाला पॉइंट देखने को मिल सकता है। तो आपने जो सॉल्यूशन निकालेंगे उसको इग्नोर करके निकालना कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स को, और आगे सॉल्यूशन आपका आंसर अलग आएगा लेकिन एक्यूरेट माना जाएगा। तो अब सीडीटी वाला नहीं है, मैं हालांकि बता दूंगा सीडीटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इररेलेवेंट है इस टाइम पे देखा जाए। तो चलिए सर, रिडीमेबल का क्या क्या होता है हमारा? रिडीमेबल का फॉर्मूले की हम अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल हो जाएगा, अगर आपको पुराना समझ में आ जाता है तो हम निकालेंगे के पी इज इक्वल टू डी, डी स्टैंड फॉर डिविडेंड है, ठीक है, डिवाइडेड बाय एनपी बस, और इनटू में 100 आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। पहले 1 - टी करते थे इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट का इसमें कोई रोल नहीं है हमारा, क्योंकि जो प्रेफरेंस डिविडेंड निकलता है, आप ध्यान से देखिएगा, तो टैक्स के माइनस होने के बाद ही पीडी का नंबर आता था, है ना? तो इसलिए इस इंटरेस्ट का कोई रोल ही नहीं होगा। लेकिन सीडीटी का रोल हो सकता है, जैसा मैंने कहा क्वेश्चन में हो सकता है। तो सीडीटी के पॉइंट में क्या करोगे आप? सीडीटी के पॉइंट में आपको लेके क्या चलना है? सिंपल सी बात है, सीडीटी इसका दूसरा फॉर्मूला लिख देता हूं, बाकी अप्लाई ना करें, लिखने का मतलब, और कोई बच्चा ज्यादा पूछे भी ना, मैं सिर्फ लिख रहा हूं। पहले होता था D1 प्लस में CDT हो जाता था, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाता था? एनपी, और इनटू में 100 हुआ करता था, इनकेस सीडीटी दे दे। सर चलो बता ही देते हैं, लिख दिया है तो। सर सीडीटी प्लस क्यों हो रहा है? चलिए, आप क्या निकाल रहे हो? आप निकाल रहे हो खर्चा, है ना? खर्चा ही तो निकाल रहे हो, तभी तो कॉस्ट निकल पाएगा। आपने मान लो डिविडेंड किसी शेयर होल्डर को दिया 10 रुपए, दिया 10 रुपए, अगर टैक्स था तो आप पता है कैसे देते थे? डिविडेंड अगर आपका बन रहा है 10 रुपए, तो गवर्नमेंट कहता था उसको दो 9 रुपए, और 1 रुपए मुझे टैक्स दो, 1 रुपए मुझे टैक्स दो, और उसको कितना दे दो? 10 रुपए का डिविडेंड था, और गवर्नमेंट ने बोला 10% टैक्स का काट लो, तो बताओ आपको कितने मिलेंगे? 9 रुपए। अब कंपनी ने शेयर होल्डर को 9 दिया, तो क्या कंपनी के पॉकेट से 9 का ही खर्चा है?
10 का ही खर्चा है ना कॉस्टिंग में। तो अगर मैं खर्चे की बात करूं तो बोलोगे सर 9 प्लस में 1 खर्चा है, 10% की बात चल रही है ना। तो अगर 9 प्लस 1 है तो अगर मैं डिविडेंड लिखूं ये 9 और इसको 1 प्लस 0.1 कर दूं, 10% कितना होता है 0.1, इसको प्लस करो तो क्या आएगा 10 ही आ जाएगा 1.1। तो इसलिए जो हम पहले क्या करते थे सीडीटी होता था ना, तो डिविडेंड जो होता था वो तो शेयर होल्डर के पॉकेट में गया, लेकिन जो टैक्स हमने सरकार के पॉकेट में डाला वो भी तो मेरे जेब से गया। तो टोटल कॉस्टिंग निकालने के लिए हम इसको क्या करते थे ऐड कर दिया करते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अब डिविडेंड पे टैक्स देने की जिम्मेदारी जो है वो सारा का सारा शेयर होल्डर का है, तो शेयर होल्डर को हम 10 दे देंगे। अब तुम टैक्स दो ना दो, मेरे पॉकेट से कितना खर्चा 10 हो गया ना, टैक्स की जिम्मेदारी उसके ऊपर हो गया, तो हम इसलिए यहां पे सिर्फ क्या लेके चल रहे हैं डी लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं आगे, कौन सा इरिडीमेबल वाले का ना। अब बात करते हैं रिडीमेबल वाले का। रिडीमेबल का एकदम सेम फॉर्मूला, सर सेम फॉर्मूला कौन सा, केपी इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय एनपी। सर यहां भी एनपी लिखा है लेकिन आपने एक्सप्लेन नहीं किया, एनपी एज इट इज सेम क्या रहेगा एज अ सेम कौन सा डिबेंचर वाला, एनपी वही प्रीमियम प्लस डिस्काउंट माइनस, ठीक है, और फ्लोटेशन कॉस्ट, एनपी प्लस आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2 इंटू में, मुझे इसे समझाने की जरूरत नहीं है अब ज्यादा। सीडीटी वाले में बस यहां पे सीडीटी जुड़ जाएगा और बाकी कहीं नहीं जुड़ेगा, ठीक है ना। लास्ट क्लास में बड़े अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया था कि ये आरवी एनपी एनक्यू करते हैं क्योंकि ये फ्यूचर का होने वाला खर्चा है, तो हर एक साल का हमें कॉस्ट एक निकालना होता है, इसलिए करते हैं आरवी एनपी डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि वो फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी कितना पेमेंट हो रहा है 2 करते हैं इनटू 100। तो फॉर्मूला अगर आप बोलो सर फॉर्मूला तो लर्न करने में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो हो गया क्या एज इट इज, तो क्यों ना इसका सेम क्वेश्चन कर लिया जाए। आप बात करोगे सर एब्रिब्रेशन की, यहां पे एब्रिब्रेशन जो आपने यूज किया है तो डी स्टैंड फॉर डिविडेंड, और कौन सा डिविडेंड सर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। और सर डी के बाद अगर आरवी की बात करोगे तो क्या होगा रिडीमेबल वैल्यू, और सर एनपी की बात करोगे तो क्या होगा नेट प्रोसीड्स, यहां पे भी फ्लोटेशन कॉस्ट होगा वही लगाया जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देख लेते हैं और उस क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं कि कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए इससे रिलेटेड देखते हैं हम क्वेश्चन। क्या डाउट आ गया, अभी पहले मैं एक बार क्वेश्चन ले लूं फिर डाउट लूंगा, अगर आप टाइप कर सकते हो तो टाइप कर दो, मैं देख लेता हूं। सचिन सर आ रहा है क्लास में देन फर्स्ट, वो नेट की दिक्कत होगी, बताओ नेट क्लास क्लियर चल रहा है या कोई दिक्कत आ रही है, बता दीजिए फटाफट। क्लियर है, वो नेट का इश्यू हो सकता है आपका। हाँ 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 हाँ, अच्छा ये तो लास्ट क्लास है, वही कहूँ मैं, ये क्या आ गया आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन करवाए थे ना आपको। कौन सा करवाया था? नहीं, मैंने पीडीएफ कहाँ से लिया था? हाँ, नहीं, पूरी बुक का नहीं दिया ना मैंने, अभी तो दिया ही नहीं है। अब मेरे ध्यान नहीं आ रहा मैंने कहाँ से लिया था। डॉक्यूमेंट में, इसमें देख लेते हैं, ब्लूटूथ में देख लेते हैं। 2 मिनट दीजिए, क्वेश्चन ले लेता हूँ। रेशो टीडीएस टीडीएस, 1 मिनट दीजिए, मैं पीडीएफ इंपोर्ट मार लूँ यहाँ पे। पिछले फॉर्मूला में एनपी नहीं है और इसमें है। अरे भाई, पिछले फॉर्मूले में भी एनपी है, देखिए आप। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के मैं भी यहीं पे इंपोर्ट कर रहा हूँ, रुक जाइए। मैंने कहाँ किया, मैं खुद भूल गया। शायद वन ड्राइव में था। यस, ठीक है, ठीक है। हम्म, हमने ये क्वेश्चन कर लिया था ना? क्वेश्चन नंबर 2 किया था क्या? आप प्रेफरेंस शेयर वाला आप करना है, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी पे, सेम है। कंपनी प्लानिंग करता है रेज 1 CR, यानी 1 करोड़ रुपए इसको रेज करना है। मतलब सिंपल सी बात है, 1 करोड़ रुपए का कर्जा चाहिए। बाय इशू 12% प्रेफरेंस शेयर, इसको 12% प्रेफरेंस शेयर रखना है। और शेयर का प्राइस रहेगा 100। कई बार ना क्वेश्चन में शेयर का प्राइस नहीं देता, आप 100 मान के करिए प्रेफरेंस शेयर को। कुछ आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना लीजिए, आपका आंसर गलत नहीं होगा। जब कभी भी कोई प्राइस ना पता हो, इक्विटी शेयर को हमेशा 10 मान के करिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को 100 मान के करिए, और डिबेंचर या बॉन्ड को भी आप क्या मान के करिए, 100 अजम्पशन लेके। और नीचे नोट में जरूर दीजिए कि हमने ये 100 रुपए का माना है, ठीक है। तो आगे क्या कहता है क्वेश्चन में? डिस्काउंट पे 10%, द अंडर राइटर एक्सपेंस एक्सपेक्टेड 2%। यानी ये वही ब्रोकरेज की बात हो रही है। तो 2% वाला पार्ट क्या होगा बताओ? एक तो डिस्काउंट है, 2% को क्या नाम दिया था मैंने बताया था? फ्लोटेशन कॉस्ट होगा इसका नाम। आगे कहता है फाइंड आउट द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज द फॉलोइंग केसेस। आपको एक बताना है, जब प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल हो, इरिडीमेबल हो, और जब एक क्या हो, रिडीमेबल आफ्टर और एट द 15%
प्रीमियम पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो क्वेश्चन में हम एनपी निकाल लेते हैं, जो कि हर पॉइंट में काम आएगा। तो सर एनपी निकालने के लिए 100 रुपए का तो था, इशू किया 10% के डिस्काउंट पे, तो माइनस हो जाएगा पहले डिस्काउंट, माइनस हो जाएगा पहले क्या, डिस्काउंट, माइनस डिस्काउंट। कितने माइनस होंगे डिस्काउंट, 10, और माइनस हो जाएगा अंडर राइटर कमीशन, कितने परसेंट, 2। तो इसका मतलब एनपी आ गया 88। अब पहला पार्ट क्या है हमारा, पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 कौन सा है, इररिडीमेबल। पार्ट नंबर 1 इररिडीमेबल। चलिए क्या कहता है, केपी इज इक्वल टू, फॉर्मूला मुझे याद है मैं लिख रहा हूं बाकी, डी डिवाइडेड बाय एनपी इनटू में सर डी। अब डी निकालने के लिए कुछ बच्चों का जो क्वेरी रहता है, डाउट होता है, कुछ बच्चे पता है क्या सोचते हैं, सर आपको फंड चाहिए था 1 करोड़, तो पूरे 1 करोड़ पे डी निकालते हैं वो। मैं दोनों से करके दिखाऊंगा ये। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ 100 पे डी निकालते हैं। तो मैं एक बार क्या करता हूं, 100 पे डी निकाल लेता हूं, एक बार पूरे वैल्यू पे। आंसर देखना सेम ही होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर 100 पे निकालते हैं, डी क्या दे रखा है हमें, 12, तो 100 पे निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 रुपए आएगा डिविडेंड। ये परसेंटेज नहीं है, क्योंकि लास्ट क्लास में कुछ बच्चे बोल रहे थे सर ये क्या परसेंटेज ही लिख रहे हो आप। नहीं, 100 रुपए का था, उसके ऊपर 12% निकाला है तो 12 रुपए आया। एनपी की बात करें तो एनपी क्या है हमारा, 88 इंटू में क्या होगा, 100। तो जवाब दीजिए क्या है फटाफट से, 13.663 ये आ गया। चलिए इसको हम दूसरे तरीके से, जो कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैं एक बार क्या करता हूं इसको, सर एक बार मैं इसको पूरे डिविडेंड से करता हूं। तो सर फंड जो है हमारा, फंड कितने करोड़ है भाई, 1 CR। इसके ऊपर रेट मुझे 12% क्या देना पड़ेगा, पीडी। तो इसके ऊपर 12% 1 करोड़ पे निकालोगे तो 12 लाख ही होगा ना। अब चलिए आते हैं, सर यहां पे एनपी की कहानी बदल जाएगी। एनपी कितना था, 1 CR। 1 CR के अंदर डिस्काउंट दिया 10%, 10 लाख, और 2% कमीशन दिया 2 लाख, तो ये आ जाएगा अब 88 लाख। एनपी भी बदलेगा जब आप टोटल वैल्यू से काम कर रहे हो। तो अब फॉर्मूले में जब आप अप्लाई करोगे तो क्या आएगा हमारा, सर अगेन 12 लाख डिवाइडेड बाय इनटू में इंटू 13.63%। कई स्टूडेंट ना परेशान हो जाते हैं, रेगुलर कॉलेज के हो चाहे नॉन कॉलेज के हो। हमारे टीचर्स ने तो ऐसे बताया कि इस तरीके से करना है। अब तो अब दोनों में से कोई भी करिए, आंसर सेम रहेगा, कोई फर्क, दोनों बता दिया मैंने, ठीक है ना। अब आते हैं आगे दूसरी कहानी नंबर 2। नंबर 2 की बात करते हैं, रिडीमेबल। मेरे हिसाब से आपको लग रहा होगा, और सही भी लग रहा है कि आप तो निकाल ही लोगे इसको, क्योंकि कुछ है ही नहीं। चलिए सर फॉर्मूला मैं लिख देता हूं यहां पे। फॉर्मूला क्या होता है, केपी इज इक्वल टू, बताइए, डी अपॉन में, और देखो तो पहले से आसान हो रहा है ये, आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन, और होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 100। ये फॉर्मूला है। क्वेश्चन करने से पहले एग्जामिनर को फॉर्मूला जरूर शो करें, और जो एब्रिविएशन मैंने लिखा है वो भी आप लिख के बताएं, क्योंकि कई बार वो एनपी को B0 से डिनोट करते हैं। हर जगह पे अपना अलग अलग होता है, क्या पता आंसर शीट में एग्जामिनर के कुछ भी वैसे समझ जाएंगे, लेकिन एब्रिविएशन को आप पूरा लिखें। फॉर्मूले में पूरा वर्ड नहीं लिख सकते, अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर तो वो कुछ आंसर शीट से बाहर निकल जाएगा, वो तो कोई फायदा नहीं है उसका। तो आप शॉर्ट फॉर्म लिख के एब्रिविएशन लिख सकते हैं। डी क्या है सर, 12 रुपए। सर एनपी कितना, 88 पहले निकाल चुके हैं। सर आरबी रिडीमेबल वैल्यू कहता है कि हम जो रिडीम करेंगे ना वो 15% प्रीमियम पे, तो इसका मतलब सर 100 रुपए का था, उसके ऊपर 15% प्रीमियम जोड़ के वापस करूंगा, तो यानी रिडीमेबल वैल्यू कितना आ गया, माइनस में एनपी डिवाइडेड बाय एन, कितने साल बाद, 10, डिवाइडेड बाय 115 प्लस एनपी 88 डिवाइडेड बाय, और इनटू में, सॉल्व करिए, धीरे धीरे सॉल्व करना है, जल्दबाजी में नहीं। पहले आप इस वाले पार्ट को सॉल्व करिए, इस वाले पार्ट को, 12 डिवाइडेड बाय 88, तो मेरे ख्याल आ गया 13.63, नहीं 0.13
6 प्लस, अब इसको सॉल्व करिए, 2.7, अब इसको सॉल्व करिए नीचे, करो, 101 पॉइंट इंटू में 100। अब भाई ये कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये क्या लिखा है, 5, बताइए, कुछ बच्चों ने आंसर दे भी दिया। हाँ, आंसर बताओ, ये कहानी निकल चुकी है ये तो कितने, सही से करो गुना भाग, फॉर्मूला सही है, आपने माइनस प्लस करके आपने गलत बताया हो, क्या पता, फॉर्मूला गलत है भाई, एनपी नहीं आएगा, मैंने पीछे भी लिख दिया क्या फॉर्मूले में, ओहो कहाँ गया, ये एनपी नहीं आएगा, हट गया ये एनपी, ये हट गया, एनपी नहीं आएगा, और ये भी हट गया, तो सर ये हट गया तो ये भी हट गया, और ये 12 रहेगा, ठीक है, वो थोड़ा सा मैंने जल्दबाजी में लिख दिया, बिल्कुल नीचे ले तो रहे हैं सारा एनपी, अब ठीक है, 14 पॉइंट, तो लीजिए जी केपी, इससे मुश्किल कोई केपी नहीं है, केडी देख लिया, जिसको अब मैं सिंपल सी बात करूं, जिसको केडी आता है उसको केपी भी आता है, बस फर्क कुछ भी नहीं है, वहां पे 1 - t का है और यहाँ पे वो भी नहीं है, अब के ही थोड़ा डिफरेंट ही है, वो हम इसके बाद सीखेंगे, पहले बताइए इसमें कोई डाउट, किसी को डाउट, सचिन बताइए कोई डाउट, रिडीमर वाले में आपने सेकंड केस किया है तो उसमें सर 88 लाख का 12% होगा ना, जो आप कह रहे थे कि 88 पे निकालो या 1 करोड़ पे निकालो, आंसर सेम ही आएगा। आपका जो डिविडेंड निकाला जाता है ना, कुछ बातों को ध्यान रखिए, जो डिविडेंड निकालते हैं ना वो हाँ हमेशा जी। निकाला जाता है फेस वैल्यू पे, तो फेस वैल्यू तो 1 CR है, इस पे निकलेगा आपका, तो सर ये फिर पहला और दूसरे केस में फर्क क्या है? इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, बस बच्चे परेशान होते हैं कि हमारे टीचर ने कॉलेज में ये कराया है या हमने कहीं ये देखा है, बुक में ये देखा है, कोई फर्क नहीं है, मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंडेशन करता हूँ छोटा और जल्दी जल्दी करके खत्म करो, एग्जामिनर कहीं मार्क्स नहीं काटेगा। ठीक है सर। और सर रिडीमेबल वाले में वो एनपी पिछले डिबेंचर में नहीं था। हाँ नहीं था, वही आप बोल रहे थे ना, तो एनपी नहीं था, मैंने गलती हाँ से लिख जी। दिया, तो वो मैंने हटा दिया, वो मुझे ध्यान नहीं रहा। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट केई, भाई अभी डाउट नहीं, अभी तो कुछ करा ही नहीं है, पुराने फॉर्मूले लिखे हैं, अभी रुक जाओ, बाद में डाउट लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन इसके बाद करेंगे, है ना। आप ये बताइए, इसको शॉर्ट फॉर्म में के ही लिखते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, के। अब यहां पे भी जो खर्चे का नाम है डिविडेंड है, और पहले भी खर्चे का नाम था डिविडेंड, यहां पे खर्चे का जो डिविडेंड होगा वो पता नहीं क्या होगा, और पहले खर्चे का जो डिविडेंड था वो फिक्स परसेंटेज पहले से डिटरमाइन होता था प्रेफरेंशियल में, अब यहां पे जो डिविडेंड निकाला जाएगा वो निकाला जाएगा, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, डिपेंड क्या परसेंटेज हो सकता है, तो यहां पे ना एक प्लानिंग भी होता है, तो यहां पे 2 पॉइंट्स निकल के आते हैं सर, समझिएगा ध्यान से,
और ये वाला पॉइंट ना, एक चैप्टर है कॉस्ट आपका डिविडेंड पॉलिसी के नेम से, जिसमें से 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वहां पे भी जाएगा ये। एक तो होता है कि हमने डिविडेंड पे कर दिया। आप ध्यान रखिएगा, मेरी एक बात को समझिए। जैसे आपके सामने ये लाइन है और डेट की बात करें, ये 1/4 है 2022, और इसकी बात करें 31/3/2023, दो डेट है। मैं इस डेट पे अनाउंसमेंट बताऊं या किसी डेट पे, तो इस डेट पे जब मैं अनाउंसमेंट बताऊंगा तो या तो मैं बोलूंगा कि मैंने पहले, इससे पहले वाले पार्ट पे डिविडेंड हैज पेड, डिविडेंड पेड कर चुका हूं। हैज पेड मतलब मैंने डिविडेंड पेड कर दिया। अगर इस डेट पे आते हैं, मान लेते मैं सितंबर में हूं, मैं आपसे मीटिंग में डिस्कस कर रहा हूं कि भाई आप लोगों को डिविडेंड दे दिया है हमने, आप सभी चेक कर सकते हैं, जिसको नहीं मिला है अपने ब्रोकर से बात करिए। आप सभी को डिविडेंड 10 रुपए के हिसाब से दे चुका हूं मैं, तो ये हो गया हैज बीन पेड या हैज पेड या डिविडेंड पेड हो गया ये। एक तो ये हो गया, एक तो ये कहानी। दूसरा मैं बोल सकता हूं कि कंपनी ने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया है, हमारी कोशिश है कि आपको डिविडेंड दिया जाए और 2 रुपए पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया जाए। तो यहां पे मैं कहूंगा विल पे। एक है कि डिविडेंड पेड हो चुका है और एक विल पे। ये दोनों वर्ड आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है दोनों के हिसाब से। जब विल पे होता है ना कि आपको डिविडेंड दिया जाएगा, तो ग्रोथ के साथ होता है, यहां पे ग्रोथ होता है। जैसे मान लो आज आपने 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, आपको बोला गया कि 2% के डिविडेंड दिया जाएगा, तो कब मिलेगा आपको? फ्यूचर में। कब मिलेगा आपको? तो जब कभी भी फ्यूचर में डिविडेंड दिया जाता है उसको बोलते हैं D1। और अगर मैंने कहा कि आपको डिविडेंड मैं दे चुका हूं, तो यानी पास्ट का, उसको बोलते हैं D0। तो यहां पे दो वर्ड आए हैं, एक D0 आया, एक D1 आया। D1 जब भी आपको दिया जाता है तो ग्रोथ को, मैंने बोला आपको 2 रुपए दिया जाएगा, तो 2 रुपए जो दिया जाएगा वो कंपनी के प्रोस्पेक्टिव जो बैलेंस शीट होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे, उसको ग्रोथ को ध्यान में रख के। तो यहां पे एक वर्ड होगा ग्रोथ, यानी स्मॉल में डिनोट करेंगे जी, कैपिटल में नहीं लिखना आपको, स्मॉल में लिखना है क्या? जी। जी स्टैंड फॉर क्या होता है? ग्रोथ। तो एक बात आपको समझ में आया, एक तो होगा D0, तो D0 का मतलब जो दे चुके हैं, एक है D1 जो फ्यूचर में देंगे, और एक है जी मतलब कंपनी का ग्रोथ क्या होगा। जी का मतलब मैं मान लेता हूं आपका 10, आज आपको 10 रुपए डिविडेंड दिया जा रहा है, कंपनी ने कहा कि इस डिविडेंड को छोड़ो, अगले साल में आपको 10% का ग्रोथ मिलेगा। आज की डेट पे डिविडेंड 10 रुपए है, कंपनी में बने रहो, अगले साल 10% का कंपनी का ग्रोथ है, तो ऑटोमेटिक अगले साल आपको डिविडेंड कितना मिलेगा? 10 और प्लस, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूं, क्योंकि मैंने कितने परसेंट का ग्रोथ का कमिटमेंट किया है सर? 10%। आज आपको कितना मिल रहा है? मैंने बोला आपको अगले साल 10% का ग्रोथ मिलेगा, तो सर ऐसे भी तो आपने 11 बताया, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हमारे नॉर्मल टर्म्स हो गए। लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैं क्या बोलूंगा आपको, जब कभी भी मैं दे दूं ना 1+G और D0, तो इसका मतलब है D1। D1 मतलब जो फ्यूचर में मिलेगा या मिल चुका है? फ्यूचर में तो कभी मिल चुका हो ही नहीं सकता, मिलेगा। तो सर D0 आपका 10 है, और 1+G की बात करें तो 0.1, और आप अभी मुझे समझा रहे थे कि कितना मिलेगा? 11। तो मैं भी तो कह रहा हूं फ्यूचर में मिलेगा 11, और जब मैं बात कर रहा हूं कि फ्यूचर में मिलेगा, तो सिंपल सी बात हो गई, क्या हो गया? D1 हो गया। पहले बात को समझिए, कोई दिक्कत? यानी फ्यूचर वाले पॉइंट को जब भी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे हम? D1, और जो पास्ट वाला रहेगा वो क्या होगा? D। हमेशा कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कभी भी पास्ट वाले ट्रेंड को बात नहीं करता, हमेशा फ्यूचर वाले बात करता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कभी भी आपका एक्चुअल बात नहीं करता है, हमेशा प्रोडिक्शन वाली बात करता है कि ये करोगे तो इतना हो जाएगा, ये करोगे तो ये हो सकता है, कभी एक्चुअल नहीं करेगा। एक्चुअल अकाउंट्स बात करता है जो हो चुका है, क्योंकि अकाउंट्स की डेफिनेशन में ही देखा है, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट आफ्टर,
जो काम हो चुका है उस पर बात करेगा, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो काम नहीं हुआ उस पर हम इतना डिविडेंड देंगे, इतना कॉस्टिंग होगा। आपने पीछे भी क्वेश्चन देखा होगा। तो ये 3 प्लान लेना चाहता है, तो तीनों प्लान लेने के बाद आप उसको डिसीजन बता रहे थे या पहले चेक कर रहे थे? तो फ्यूचर की बात चल रही है वो तो आप मुझे बताइए, जब भी मुझे कॉस्ट निकालना होगा इसका इसका जब भी मुझे कॉस्ट निकालना होगा तो D1 के सहारे निकालूंगा या D0 के सहारे निकालूंगा कॉस्ट? D1 के सहारे निकलेगा कॉस्ट, क्योंकि फ्यूचर के हिसाब से हमेशा निकाला जाएगा। समझ में आई बात आपको? तो यहां पे मैंने क्या समझाया, बहुत सिंपल सी बात है सर। इसके अंदर जो टर्म्स यूज होने वाला है ना, एक D0 यूज होगा, एक D1 यूज होगा। अगर D0 दे रखा है तो हम D0 पे तो कॉस्टिंग नहीं निकाल सकते, हमेशा किस पे निकालेंगे? तो D1। तो D1 बनाने के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा भी, मैं सारे फॉर्मूला लिखूंगा। और G स्टैंड फॉर क्या होता है? ग्रोथ। अब इसके अंदर जो डिविडेंड आप लेते हो ना, हमेशा एमपी, या एमपी छोड़ो, मैं इसको एमपी नहीं बोलता, इसको बोलते हैं P0। P0 स्टैंड फॉर मार्केट प्राइस। मान लेते हैं मार्केट में शेयर 10 रुपए का है, तो आपको 10 रुपए के ऊपर आप प्रोस्पेक्टिव लगाओगे, 10 इन्वेस्टमेंट किया तो उस पर कितना मिलेगा, तो उसे क्या बोलेंगे? P0। और एनपी भी बोल सकते हैं। ठीक है, मैं फॉर्मूला समझा, पहले ये 2-3 वर्ड आपको समझ में आ गया। मैं इसे मिटा रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ चीजें है ही नहीं जो कि आपको बस मैंने समझाने के लिए बताया था। ठीक है, तो मेन चीज जो है ना, अगर बताने की मैं बात करूं, तो मेन चीज अगर मैं बताने की बात करूं, तो सर यहां पे हो सकता है आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते टाइम पे, या तो हो सकता है आपका हैज पे, या बात करेगा आपका स्टार्ट D0 से होगा। इसका मतलब या हो सकता है आपका D1 बताए एग्जामिनर, यानी वो क्या कहेगा D1 के लिए? सर अगर आपको ये देता है, मैं पहले ये वाला फॉर्मूला लिखना चाहूंगा सर। इस फॉर्मूले की अगर आप बात करोगे तो फॉर्मूला क्या कहता है? अगर मैं इसकी बात करूं, फॉर्मूला डिविडेंड का एक ही बना है, के का एक ही फॉर्मूला है, के इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस में G। फॉर्मूला यही है। लेकिन अगर आपको D1 नहीं देता तो D1 बनाना पड़ेगा। तो यानी D1 कब नहीं देगा आपको? सर जब आपको बोले डिविडेंड पेड हो चुका है। तो यहां फॉर्मूला देखो कैसे बन जाएगा, के इज इक्वल टू D0, अब 1 प्लस जी भी लगाएंगे यहां, और डिवाइडेड बाई P0 और प्लस जी भी लगाएंगे यहां पे। इनटू में 100 है सबके, जब भी परसेंटेज की बात करूं तो अंडरस्टैंडेबल रखना, इनटू में 100 है। सर ये जो बातें कह रहा है, जो ये बातें कह रहा है, ये वाली लाइन जो है, इसका मतलब ये क्या है? कौन बताएगा? मैंने ही बता दिया, D1 है। क्या है ये? क्योंकि अभी समझाया था सर, अगर आपको D0 10 रुपए है और आपका G 10% है, तो D1 जो होगा फ्यूचर में वो 11 मिलेगा। इसका मतलब आपने बताया सर D1 इज इक्वल टू D0 1 प्लस में G, जब भी करोगे तो आपका D1 निकलेगा। तो मैंने कहा कि भाई के का फॉर्मूला एक ही बनता है, D1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस में G और इनटू में जो भी 100 है, यही फॉर्मूला है। लेकिन अगर आपको D0 दे देगा तो आपको D0 को कन्वर्ट करना पड़ेगा D1 में। तो ये फॉर्मूला बदला इसलिए क्योंकि मैंने यहां पे जो लिखा है वो D1 लिखा है और फॉर्मूला तो वही है सेम। समझे बात आप? अब एक कई जगह पे कंफ्यूजन होगा कि आपको बताएगा नहीं कि ये पुराना है, पेड हो चुका है या नहीं। जैसे बोला कि कंपनी विल डिविडेंड पेइंग, कंपनी पे कर रही है या पे कर चुकी है, नहीं पता चलता। एक नोट, एक अजम्पशन देना होगा और हमेशा D1 मान के उसको उनको खत्म करना है। और आपको अजम्पशन देना है सर, ये क्वेश्चन जो है ये D1 के हिसाब से है, हमने D1 डिविडेंड अजम्पशन लिया। ठीक है, अब कुछ एब्रिविएशन जो यूज होने वाला है वो देखिए। नंबर 1, क्या क्या पॉइंट इसमें यूज हुआ है? नंबर 1 सर, D1 क्या है? डिविडेंड विल पे। सर D0 क्या यूज हुआ है? डिविडेंड हैज पेड। कुछ भी हो सकता है, दूसरा टर्म्स भी हो सकता है। सर P0 क्या है?
मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। सर यहां पे लिखना है P0 तो लिखा है, स्लैश करके मैं NP ही डालूंगा, स्लैश करके मैं NP डालूंगा, क्योंकि यहां पे ब्रोकरेज का जो टर्म्स है शायद मिले ना मिले। तो आपका NP क्या है अगेन? नेट प्रोसीड्स। सर नेट प्रोसीड्स कैसे निकालोगे? नेट प्रोसीड्स के लिए जो मार्केट प्राइस होगा उसमें जो ब्रोकरेज दोगे वो। एनपी कैसे निकलेगा सर? एनपी होगा आपका P0 माइनस में फ्लोटेशन। मैंने अभी तक पीछे जितने भी पॉइंट किए हैं ना उस सब में एक ही बात डिस्कस किया है कि सर फ्लोटेशन कॉस्ट जो निकलता है हमेशा फेस वैल्यू पे निकलता है, यही बताया था मैंने। किस पे निकलता है? फेस। लेकिन इक्विटी के केस में फ्लोटेशन कॉस्ट जब भी निकलेगा हमेशा निकलेगा ये मार्केट प्राइस पे। ठीक है ना? किस पे निकलेगा ये? मार्केट प्राइस पे। इसका ध्यान रखना है। तो सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी सीखने के लिए हमें दो बातें ध्यान रखना है कि या तो हमारा पुराना हो सकता है या नया हो सकता है। फॉर्मूला आपके सामने है, क्यों बना इसको हम समझेंगे भी। और एग्जामिनर बड़ी चालाकी से आपसे कुछ भी पूछ सकता है। हो सकता है एग्जामिनर आपसे P0 पूछ ले, ये दे दे, तो कुछ भी यहां पे पूछा जा सकता है। वो तो फॉर्मूले को आगे सीधा करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन हो जाए, क्वेश्चन करेंगे तभी डाउट होंगे आपके, अभी तो हो नहीं सकते। चलिए इस क्वेश्चन के अंदर ना सारा है, पहले मैं वो कवर कर लूंगा। क्वेश्चन के लिए तो मुझे नई स्लाइड पे जाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपके 2014 में। चलिए, ऑल्दो इस क्वेश्चन में कंपनी ने इशू किया 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ये वाला क्वेश्चन नहीं करूंगा, ये आपको अभी करवाऊंगा मैं, क्योंकि अभी कर चुके हैं केपी वाला। आगे कहता है द करंट मार्केट प्राइस शेयर, इसके लिए अभी मैंने ये स्लाइड निकाला है। कंपनी ने इशू करा है डिबेंचर, ये भी हम कर चुके हैं। यानी इस क्वेश्चन में तीनों बातें पूछा, ये भी 2014 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। एग्जामिनर ने तीनों पूछ लिया, केई भी बताओ, केडी भी बताओ, और केपी भी। ये भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, 7.5 से 10 नंबर के बीच में आता है क्वेश्चन। तो मैं सिर्फ किसकी पॉइंट की बात करने वाला हूं? मैं सेकंड, क्योंकि पहला वाला मैं करवा चुका हूं। दूसरा मैं अभी करने को दूंगा, आप करोगे फिर आंसर मैच कर लेंगे। तो सर चलिए सेकंड की बात करते हैं और सेकंड के सारे टर्म्स देख लेते हैं। सेकंड की बात करते हैं और सेकंड के सारे टर्म्स देख लेते हैं। पार्ट नंबर 2 पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या कहता है पार्ट 2 में? द करंट मार्केट प्राइस 90 मींस क्या है? P0 एंड एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। अब ये डिसीजन आपका होना चाहिए कि D1 बता रहा है या D0 बता रहा है। बताइए, सभी कमेंट में भी बताइए, ये D1 है या D0? D1 कैसे? ये D1 है क्योंकि एक्सपेक्टेड, बिल्कुल सही, सभी ने बताया D1, तो यही तो यहां पे काम है। तो ये कौन सा एक्सपेक्टेड मतलब फ्यूचर का। कहता है ग्रोथ रेट हमारा 8% है। आपको समझ आ गया होगा कि इसका आंसर कैसे निकलेगा, यही होगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। तो देखिए यहां पे, सर यहां पे हमें P0 पता है, P0 कितने का है? 90। सर यहां पे D1 दे रखा है, D1 कितने का है? 4.5। सर यहां पे आपको G भी दे रखा है, G कितने? 8%। तो सर के ही पूछ लिया एग्जामिनर ने, तो D1 डिवाइडेड बाय P0 प्लस में G का 100। तो सर D1 हमारे पास गिवन है 4 पॉइंट डिवाइडेड बाय 90 प्लस 0.08 इंटू में, क्योंकि आप ध्यान देना G 8 था तो 8 नहीं रखना आपने, क्योंकि वो 8% के टर्म्स में है। तो 8% को आप जब सॉल्व करोगे तो 0.08 आएगा। ठीक है ना? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या आता है? पहले इस वाले हिस्से को सॉल्व करना है। अच्छा साइड होना है, क्या है ये?
0.05, जल्दबाजी कोई ना करे, और 0.08, तो 0 पॉइंट, आपने बोला सर 0.13, और इसके मल्टीप्लाई 100 भी है ना, तो मैं सिंपली चले जाता हूं, इतना भी छोटी कैलकुलेशन को डिटेल में नहीं चले। ये आ गया आपका, लीजिए के ही आ गया, कोई दिक्कत, कहाँ लिख दे 100? हाँ, अच्छा यहाँ, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपका रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, मैं पढ़ देता हूं, ये भी मैं ही कर देता हूं, आप थोड़ा सा टाइम लोगे, अलग से क्वेश्चन देंगे। A company issue 10% redeemable preference share 95, फेस वैल्यू आपका 100, तो ओ सॉरी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, मैंने रिडीमेबल बोल दिया, तो कंपनी ने कितने का इशू किया, तो ये तो मैं ही करूंगा फिर तो। पॉइंट नंबर 1, सर यहां पे के पी इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय एन पी इंटू में 100, बहुत छोटा सा फॉर्मूला। डी क्वेश्चन में पता है 100 का वैल्यू है और 10% रेट है, तो 10, एनपी सर 95 इंटू में क्या आया 9.5, क्यों नहीं आएगा, कोई भी हो, एनपी तो हर जगह है सर, एनपी यहां पे भी है। एनपी का मतलब है आपके पॉकेट में कितना पैसा आया, उसी के ऊपर कॉस्टिंग निकालोगे आप। 10.52, सेकंड पॉइंट, सेकंड नहीं, थर्ड पॉइंट, कहता है कंपनी ने इशू किए डिबेंचर कितने रुपए के, यहां पे 10 लाख रुपए है, 12% 100 रुपए का, 10% डिस्काउंट पे, रिडीमेबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 7 ईयर, और कॉर्पोरेट टैक्स है हमारा 35%। तो सारी चीजें लिख लेते हैं। सबसे पहले तो एनपी निकाल लीजिए, अगर एनपी निकालते हैं तो एनपी क्या है, एनपी क्या है, हो गया, कुछ बच्चे कह रहे हैं थर्ड हमने निकाल लिया, एनपी क्या है बताइए सर, 100 रुपए था, 10 रुपए का डिस्काउंट, फ्लोटेशन कॉस्ट है क्या, नहीं है, तो 90, फॉर्मूला लगाते हैं, के डी इज इक्वल टू आई, यानी इंटरेस्ट 1 माइनस में टी डिवाइडेड बाय, डिवाइड तो बाद में होगा, प्लस आर वी माइनस डिवाइडेड बाय एन आर वी एनपी 2 इंटू में 100, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को आपको पता है, मुझे आता है, इसलिए मैं इस फॉर्मूले को इधर रख देते हैं। अब चलिए अप्लाई करते हैं, सर इंटरेस्ट कितना होगा, फेस वैल्यू पे निकाला जाएगा, और 12% है तो 12, और 1 माइनस टी, 1 माइनस में 0.35, प्लस आरवी रिडीमेबल बोलता है, कुछ नहीं बोला, 100 ही होगा, फेस वैल्यू कुछ ना बोला जाए तो कितने का रिडीम किया होगा, जितना दिया होगा उतना ही वापस, 100 माइनस डिवाइडेड बाय 7 साल है। अच्छा मैंने ऊपर ले लिया, ये 90 आएगा ना, यहां पे आरवी चलिए धीरे धीरे सॉल्व करिए, ऊपर वाले पॉइंट को सॉल्व करिए पहले, 9 पॉइंट ऊपर वाला, हाँ मैं धीरे धीरे बात कर रहा हूं, पहले मुझे ये हिस्सा सॉल्व करके बताइए, 7.8, 1.42 डिवाइड 95 इंटू, तो आप बता दीजिए, 9.705 हटाइए, 9.70, ठीक है, समझ में आ गया, तीनों तीनों पार्ट कर लिए हमने, तो अभी देंगे, तो आप यहां से चेक भी कर सकते हैं। पहले का आंसर क्या है भाई,
यही निकाला था, वो हमारा क्या आया था? पहले का आंसर ये रहा, दूसरे का 13 ही निकला था, और तीसरे का भी बताया आपने। तो 1-2% का फर्क आएगा। हाँ, तो वो पॉइंट फर्क आएगा, तो उस पर आपको कोई जिद बहस नहीं करना। चलिए नोट करिए आप। यानी हमने तीनों सीख लिया है, अलग अलग कॉस्टिंग निकालना। अब जो हमें सीखना है वो कंबाइन कॉस्टिंग यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना सीखना होगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी दो तरीके से निकल सकता है, मार्केट वैल्यू के बेसिस पे और बुक वैल्यू के बेसिस पे। तो वो दोनों सीखेंगे हम। पहले हमने बेसिक बेसिक पार्ट कवर कर लिया है। तो अब जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए, और जिन बच्चों का डाउट है वो डाउट पूछ लीजिए। व्हाट काइंड ऑफ एक्स्ट्रा एक्सपेंस? एक्स्ट्रा एक्सपेंस आपका अंडर राइटर कमीशन हो सकता है, एक्स्ट्रा एक्सपेंस आपका फ्लोटेशन कॉस्ट में आ जाता है, वो आपको अलग से दिख जाएगा, ब्रोकरेज हो सकता है, दो ही चीजें देता है। चलिए चलिए